हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ का मॉक टेस्ट नंबर आप 6 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस यानी सामान्य अध्ययन के 50 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं जनरल स्टडीज़ के, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। उसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी उत्तर प्रदेश जीके के भी 2 मॉक टेस्ट लगाए हैं। उसके साथ ही करंट अफेयर्स के भी 2 मॉक टेस्ट लगाए हैं। ये सब एक ही प्लेलिस्ट में हमने रखे हैं। चैनल के नाम पर टैप कीजिए, वहाँ पर आपको चैनल पर प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उसमें ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें सब ये अरेंज कर दिए गए हैं। जितने भी मॉक टेस्ट हमने करवाए हैं अभी तक, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस उसमें लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में पहला कथन दिया हुआ है आपके लिए, सिंध क्षेत्रफल पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। देखिए, भारतीय क्षेत्रों पर अगर अरब अरब देश से किसी ने पहले आक्रमण किया था तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो भारतीय क्षेत्रों पर प्रथम सफल आक्रमण या प्रथम सफल अरब आक्रमण 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ये स्टेटमेंट पहला सही है। देखिए, जब इसने इस पर अटैक किया था, अब ये भी पूछ सकता है कि सिंध के क्षेत्रफल पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपना प्रथम सफल आक्रमण किया, उस वक्त सिंध क्षेत्र का राजा कौन था या सिंध पर किसका शासन था? तो आंसर होगा, यहाँ के राजा थे राजा दाहिर। राजा दाहिर सिंध के क्षेत्रफल पर रूल कर रहे थे उस वक्त, जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के बाद में ये कैप्चर कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम इस सिंध क्षेत्र को, और यहीं पर जो है जजिया टैक्स लगा देता है। तो एक सवाल और बनता है, भारत में जजिया लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर, ये दोनों क्वेश्चन आपसे अलग अलग भी पूछ लेता है, और इसमें अलग क्वेश्चंस भी बनते हैं कि सब भारत में अरबों का सबसे पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? आंसर मोहम्मद बिन कासिम। ऐसे पूछता है कि सिंध के क्षेत्रफल पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला सफल आक्रमण किस वर्ष किया गया? आंसर होगा 712 एडी। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया टैक्स लगाने वाला शासक कौन था? आंसर मोहम्मद बिन कासिम। एक क्वेश्चन और बनेगा कि सिंध में जब मोहम्मद बिन कासिम यानी अरबों का प्रथम आक्रमण हुआ था, उस वक्त सिंध पर कौन शासन कर रहा था? तो ये राजा दाहिर शासन कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं बहुत आसानी से। सेकंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अलबरूनी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताइए कौन से कथन सही हैं। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ 1018-1019 एडी में भारत आया था। देखिए, पहले जो अरबों का आक्रमण हुआ था उसमें भारत पर आक्रमणकारियों के रूप में मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसके बाद में महमूद गजनवी आया था। महमूद गजनवी ने टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 17 रेड्स की थी भारत के ऊपर, और इन्हीं में इसके साथ आया था अल बरूनी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ 1018 से 1019 के बीच में भारत आया था। पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है, अल बरूनी ने अपनी रचना तहकीक हिंद में भारत का विशद वर्णन किया है। देखिए, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, अलबरूनी की एक किताब थी जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का ही दूसरा नाम है तहकीक हिंद, और इस किताब में भारत का वर्णन किया गया है किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। ठीक है, अलबरूनी पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति का अध्ययन किया था। यहाँ पर याद रखेंगे आपको। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाते हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उतबी किस शासक का दरबारी इतिहास हुआ करता था? उतबी किस शासक का दरबारी इतिहासकार हुआ करता था? देखिए, अलबरूनी और उतबी ये दोनों ही किसके दरबार में रहा करते थे? ये महमूद गजनबी के साथी थे। ठीक है, तो ये उतबी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसकी किताब भी आपसे पूछ सकता है कि तारीख यामिनी किसने लिखी है? तारीख यामिनी लिखी है उतबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? हम जानते हैं जो हमारा भारत का संविधान है, भारत का संविधान 26 नवंबर साल 1949 में बनकर तैयार हुआ था। इस दिन हमने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। इस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था। तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। इसी दिन को हम कहते हैं नेशनल लॉ डे या राष्ट्रीय विधि दिवस। याद रखिएगा।
और ये लागू कब हुआ था? देखिए 26 नवंबर 1949 को तो इसको हमने अंगीकार किया था, अपनाया था, ये बनकर तैयार हो गया था भारत का संविधान। और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ इसी दिन को हमने कहा राष्ट्रीय विधि दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस, ठीक है, या नेशनल लॉ डे, ये सारे एक ही हैं। इसका आंसर आप लोग करेंगे डी। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखें। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल कैपिटल टेरिटरी, योजना बोर्ड की 37वीं बैठक में उत्तर प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीआर योजना बोर्ड है ये, एक्चुअली इसको बोलेंगे नेशनल कैपिटल रीजन, इसको हम एनसीआर बोलते हैं। इसमें किसको शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 37वीं बैठक में उत्तर प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल किया गया है? एनसीआर क्या होते हैं? देखिए एनसीआर में कौन से क्षेत्र आते हैं? ये आपने देखा, ये देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, दिल्ली की बाउंड्री या दिल्ली से सटे हुए आसपास के क्षेत्र ये एनसीआर में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब इसमें दिल्ली को चारों ओर से कितने राज्यों ने घेरा हुआ है या कितने राज्यों की सीमाएं दिल्ली को टच करती हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। एक है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान। याद रखेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। जाहिर सी बात है जब दिल्ली को ये 3 राज्य टच कर रहे हैं बाहर से, तो इन्हीं के जो जिले हैं वो जिले भी इस दिल्ली को टच कर रहे होंगे, और जो दिल्ली के आसपास के जितने भी जिले इन तीनों राज्यों के हैं वही एनसीआर में शामिल किए जाते हैं। अब बात आती है कि कितने, हरियाणा के कितने जिले हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं, यूपी के कितने जिले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। चलिए इन पर क्वेश्चन बनेगा आपसे, अब आप ये लिख लीजिए। अगर हम यूपी की बात करें, ये क्वेश्चन यूपी के बारे में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के टोटल मिलाकर 8 जिले शामिल किए जाते हैं एनसीआर में। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल किए जाते हैं। मैं नाम आपको बता देता हूँ, इनको आपको याद रखना है। तो 8 जिलों में मेरठ जिला है, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है। गौतम बुद्ध नगर में आपका नोएडा आएगा, ग्रेटर नोएडा आएगा, दादरी, ये सब एनसीआर के ही क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, और 8वां है शामली, ठीक है। लेटेस्ट है और 8वां है शामली, इसको याद रखिएगा। ये 2017 में इसको शामिल किया गया था, लेकिन ये लेटेस्ट में क्वेश्चंस अभी भी पूछता रहता है। कई बार पिछले साल के पेपर्स में भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है कि एनसीआर में यूपी का कौन सा नया जिला शामिल हुआ है, तो इसका आंसर होगा शामली। तो यूपी के 8 जिले हैं और 8वां आपको याद रखना है। तो 8वें नाम से फिर से रिपीट कर देते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली इज लेटेस्ट। अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा के कुल कितने जिले हैं जो एनसीआर में शामिल किए जाते हैं? जी हाँ, इसके 13 जिले हैं। याद रखिएगा, हरियाणा के कुल मिलाकर के 13 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली से ये हरियाणा के 13 जिले सटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप हरियाणा के अंदर तक चले गए, उसके अंदर तक के जो है जिलों को मान लिया गया है, ये जो भी इस बोर्ड ने डिसीजन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब है राजस्थान की बात। राजस्थान के आपको याद रखने हैं। अगर हरियाणा के 13 जिलों की बात करें, इसमें फरीदाबाद आप जानते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर ही है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, ये सब हरियाणा के बता रहे हैं हम। हरियाणा में 13 जिले कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव या गुरुग्राम जिसे कहते हैं आप, मेवात है, रोहतक है, सोनीपत है, रेवाड़ी है, झज्जर है, पानीपत है, पलवल है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, जिंद है, करनाल है। ये 13 जिले हैं। राजस्थान के 2 जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। बस शर्त है आपको ये नंबर याद रखने हैं, यूपी के 8, हरियाणा के 13, राजस्थान के 2, ठीक है। तो राजस्थान के आपको याद रखने हैं नाम भी, और यूपी के 8 के नाम याद रखने हैं आपको, राजस्थान के दोनों के नाम याद रखने हैं। नाम तो हमने आपको सबके बताए हैं। तो राजस्थान में एक अलवर है, और एक भरतपुर है। ये किस में आते हैं? ये एनसीआर में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि एनसीआर में इन कितने राज्य शामिल हैं, एनसीआर में कुल कितने राज्य शामिल हैं? 3, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। क्वेश्चन को कैसे भी फ्रेम कर सकता है, डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में 3 राज्यों के कुल कितने जिले शामिल किए जाते हैं, तो आप जब इनको टोटल करेंगे तो ये कितने हैं? 23 हैं। आप इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 और 2 10, 10 और 13, टोटल 23 जिले शामिल किए जाते हैं एनसीआर में 3 राज्यों के। तो ये थी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछता है। पहला तो आपके सामने यही है कि किस अभिलेख से ये पता चलता है कि हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो इसमें जब कुमारगुप्त प्रथम था, उसकी मृत्यु के बाद में स्कंदगुप्त शासक बनता है और उसने शासन की बागडोर संभालते ही उस पर हूणों के अटैक होते हैं। तो हूणों का अटैक किसके समय में हुआ ये भी पूछता है। ठीक है, तो ये हूणों का अटैक हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। जैसे ही जिसे जो है स्कंदगुप्त इनको पराजित कर देता है, हूणों का जब अटैक होता है स्कंदगुप्त पर तो ये इनको हरा देता है। तो हूण यहाँ पर इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हूणों पर स्कंदगुप्त की इस सफलता का गुणगान जो मिलता है हमें भीतरी स्तंभ लेख पर मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इस पे ही लिखा हुआ है इनकी विजयों का वर्णन। ठीक है, तो प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में 454 से 467 ईस्वी के समय में हुआ था। ये वर्ष भी आप याद रख सकते हैं। अगर ये पूछे किस अभिलेख से याद होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तब भी आंसर यही रहेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछे जब गुप्त वंश रूल कर रहा था, या ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो ये सारी क्या थी, ये गुप्त वंश की सारे क्वेश्चन सारी डिटेल थी। एक क्वेश्चन होता है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में किस वंश का शासन गोल्डन पीरियड कहलाता है या स्वर्ण युग कहलाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये था गुप्त काल या गुप्त वंश को ही हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहने का मतलब यहाँ पर इतना है क्योंकि इस वक्त में गुप्त वंश के या गुप्त टाइम पीरियड में यहाँ पर कला, साहित्य, धर्म और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल के किस शासक को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त जो थे, कुमारगुप्त यही कहलाते थे महेंद्रादित्य। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इसमें जो है यहाँ पर आप ऑप्शन में कर लेंगे कुमारगुप्त, ऑप्शन बी कर लीजिएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। कुमारगुप्त को ही कहा जाता था महेंद्रादित्य। अब कुमारगुप्त जो महेंद्रादित्य कहलाते थे, इनके शासनकाल की जो टाइम पीरियड है वो बिलसड़ अभिलेख से मिलती है। तो बिलसड़ अभिलेख किससे संबंधित है, गुप्त काल से। गुप्त काल में भी किससे है बिलसड़ अभिलेख, कुमारगुप्त से संबंधित है। इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, और कुमारगुप्त का सुव्यवस्थित जो शासन है उसका वर्णन मिलता है हमें मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख में ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कई सारे टाइटल लिए थे, जैसे कुमारगुप्त ने कई सारे टाइटल लिए थे। एक तो महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र भी इन्हीं को कहा जाता था, अश्वमेघ महेंद्र भी इन्हीं को कहा जाता था। अगर आपसे पूछे गुप्ता काल में, गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके थे, तो सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के ही हुआ करते थे। आंसर इसका ये रहेगा कुमारगुप्त, ऑप्शन बी में इसको करेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी गुप्ता पीरियड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी रिवाइज करा देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान किसके शासनकाल में हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हमने आपको करवाया है इतिहास का जो हमने डिटेल्ड कोर्स किया है। अभी तो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, और इतिहास को अलग से भी हमने क्वेश्चंस के रूप में करवाया है आपको, थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों करवाए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे 380 से 412 एडी तक के समय में गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार और जो सांस्कृतिक रूप से एक्सपेंशन हुआ था वो अपने हाई लेवल पे एक तरफ से चरमोत्कर्ष पर था, बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसके बारे में जानकारी कालिदास की जो रचनाएं हुई थी उस वक्त, ठीक है, वहाँ से हमें मिलती हैं। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो इनके दरबार में हुआ करते थे, कालिदास हुआ करते थे, धन्वंतरी हुआ करते थे, बराहमिहिर भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इनकी रचनाएं वगैरह सब बहुत सारी हैं और ये सब एग्जाम्स में पूछी आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कालिदास की रचनाओं के, धन्वंतरी की, बराहमिहिर की। ये हम आपको कवर करवा चुके हैं इतिहास के कोर्स में। गुप्ता टाइम पीरियड को पढ़ेंगे आप तो वहाँ से आप आराम से कर पाएंगे। अब इनके साथ एडिशनल क्वेश्चंस करवा देते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। जैसे शक विजेता किसको कहा जाता है, तो शक विजेता भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। एक नाम इनका भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले एक बार। ठीक है, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अब इसमें पूछेगा ऐसे कि निम्नलिखित में से 4 नाम दे देगा गुप्त शासकों के, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी, जो उनकी मिलिट्री अचीवमेंट थे,
उसका वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। ये आप सिर्फ सुन लीजिए, ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको, ठीक है। अब सवाल आता है प्रयाग प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति के समुद्रगुप्त के, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक आप जानते हैं ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, इतना आपको पता है। अब लेकिन इनमें अलग अलग यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि सूत्र पिटक जो है इसमें बौद्ध, यहाँ पर लिख लेंगे बौद्ध है ये, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया हुआ है सूत्र पिटक में, ये बिल्कुल सही है। तो सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है, इसकी रचना आनंद के द्वारा की गई थी। और विनय पिटक की अगर हम बात करें, विनय पिटक में बौद्ध संघ जो बना था उसमें बौद्ध संघ के जो नियम हैं वो लिखे हुए हैं। इसकी रचना उपाली ने की थी, ऊपर वाले की रचना आनंद ने की थी, ठीक है। आनंद और उपाली आप नाम जानते हैं, परिचित हैं। अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है या गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी या दार्शनिक विवेचना थी वो अभिधम्म पिटक में लिखी हुई है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। देखिए अगर आपसे पूछे कि श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों किस धर्म से संबंधित थे, तो इसका आंसर रहेगा जैन धर्म की ये शाखाएं हुआ करती थी। जैन धर्म की जब विचारधाराएं अलग हुई थी तब इनको 2 विचारधाराएं बनी थी, एक तो श्वेतांबर और दूसरी दिगंबर। अब इसमें जो है, तो देखिए यहाँ पर जो जैन धर्म के 2 अलग अलग शाखाएं बनी थी, तो इसमें श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में पूछा गया है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय का मानना ये था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो है सफ़ेद वस्त्र जो है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो इनका कहना था कि जो कपड़े हैं या वस्त्र हैं इनका त्याग आवश्यक नहीं है, इनको त्यागना आवश्यक नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और सी दोनों। लेकिन दिगंबर वाले जो दिगंबर संप्रदाय में थे, दूसरी शाखा जो थी इसकी, वो लोग क्या करते थे, उनका कहना था कि आसमान को ओढ़ो, यानी वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, अनेकांतवाद या सियादवाद किस धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद और सियादवाद ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जैन धर्म में कुल कितने अणुव्रत बताए गए हैं, तो जैन धर्म में 5 महाअणुव्रत बताए गए हैं या 5 महाव्रत बताए गए हैं, ये याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन से हैं? अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचार्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, ठीक है। या कैसे आप ऐसे कह सकते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 अणुव्रत हैं। तो आपसे पूछेगा 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स किस धर्म से रिलेटेड हैं, या 5 महाव्रत अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है। सॉरी, याद रखिएगा इसको। तो महावीर स्वामी ने, तो इन्होंने जो है आस्तिक और नास्तिकों के बीच में बहुत सारे मत जो थे उनको भुला करके एक बीच का मार्ग अपनाया था, जिसे हम कहते हैं क्या? अनेकांतवाद या सियादवाद, ठीक है। तो ये जो है अनेकांतवाद या सियादवाद, ये जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जैन धर्म में कितने रत्न हुए हैं, तो त्रिरत्न हैं जैन धर्म के, या आपसे पूछेगा त्रिरत्न, याद रखिएगा। देखिए त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। और अभी अभी हमने देखा है त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जो आपका वैदिक काल है, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, त्रिरत्न में कौन कौन से रत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हुआ करते थे जैन धर्म के। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ, युद्ध में चलते फिरते तोपों का इस्तेमाल, उपयुक्त में से कौन पुर्तगालियों की भारत को देन है? यानी पुर्तगालियों ने भारत में इनमें से क्या इंट्रोड्यूस किया? तो भारत में तंबाकू की खेती, लाल मिर्च की खेती, जहाज निर्माण यानी शिपिंग कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। तो ये दोनों पुर्तगालियों की देन है।
अगर बात करें युद्ध में चलते फिरते तोपों का इस्तेमाल, तो ये पुर्तगालियों ने नहीं किया था। ऑप्शन पहले का इसका बी हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों ही सही हैं। अब ये फिर युद्ध में चलते फिरते तोपों का इस्तेमाल किसने इंट्रोड्यूस किया था? भारत में आक्रमण हुआ था मुगल वंश का प्रथम शासक जिसे हम कहते हैं बाबर ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था भारत में तोप खाने या तोपों का इस्तेमाल या गोला बारूद का इस्तेमाल, वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध में जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन लेक या सुदर्शन झील का निर्माण करता पुष्यगुप्त किस मौर्य शासक का राज्यपाल हुआ करता था? देखिए, एक अभिलेख है जिसका नाम है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख में एक बहुत बड़े सुदर्शन सरोवर का यानी झील के निर्माण की बात कही गई थी। तो गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्यपाल हुआ करता था पुष्यगुप्त, इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका आंसर आप याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन को अगर आपसे ऐसे पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, और ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त मौर्य देता है ये, और बाद में ये ऑप्शन में नहीं होता है, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य ही सेलेक्ट करना होगा। अभी यहाँ पूछा है बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम पीरियड में राज्यपाल हुआ करते थे पुष्यगुप्त, इन्होंने ही सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया। इस लेक पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं क्योंकि इसका बाद में रिनोवेशन भी करवाया गया था। अच्छा, आपसे इस झील को पूछ सकता है कि ये झील है कहाँ पर, तो ये झील है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, इसको याद रखिए, गिरनार में गुजरात में ये झील है सुदर्शन लेक। और बाद में इस झील का रिनोवेशन, इसकी मरम्मत वगैरह और इसकी सजावट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करवाई थी आगे शासकों ने इसमें। जैसे गुप्त काल में ही स्कंदगुप्त के आदेश पर जो पर्णदत्त थे, पर्णदत्त नाम याद रखेंगे, इन्होंने भी इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, पर्णदत्त ने। तो इसने जो है इनके शासनकाल में इस झील पर एक बांध बना हुआ था, वो बांध टूट गया था जिससे उनकी प्रजा को काफ़ी कष्ट हो रहा था। इसी वजह से स्कंदगुप्त ने इस बांध पर जो है खर्च करके, मतलब उस पर जो है इन्वेस्ट करके वहाँ पर पुल का निर्माण या मरम्मत करवाई। और इसी झील के किनारे पर जो विष्णु भगवान का मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। वो किसने करवाया था? जो पर्णदत्त थे, इनके ही पुत्र चक्रपालित के द्वारा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इनके जीर्णोद्धार से इस झील के चक्रपालित। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य सही है। और इसके साथ एडिशनल जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कथन है यहाँ पर और उसका रीज़न दे रखा है, भारत पर आक्रमण करने में सिकंदर को ज़्यादा समस्या नहीं हुई थी। इसका कारण इन्होंने बताया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पूर्व सिकंदर के आक्रमण के पहले आप यहाँ पर जो है उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में कई छोटे छोटे मुखिया, इसको करेंगे आप मुखिया और कबीलों का शासन था, ना कि कवियों का। थोड़ा यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आप करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन को ठीक है सही से रीड करते हैं इसको। देखिए, तो सिकंदर के आक्रमण के पूर्व उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में कई छोटे छोटे मुखिया जो होते हैं, ठीक है, मुखियों और स्वतंत्र कबीलों का, इसको यहाँ करेंगे स्वतंत्र कबीलों का शासन था। ये है एक्चुअल स्टेटमेंट एंड रीजन। तो ईरान आक्रमण के पश्चात में भारत को यूनानियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था 326 ईसा पूर्व में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती ही है 326 बीसी या 326 ईसा पूर्व में। ये अरस्तु का शिष्य हुआ करता था। अरिस्टोटल जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जिन्हें हम कहते हैं अरिस्टोटल या अरस्तु, उसका ही शिष्य था सिकंदर। ये खैबर दर्रे से, हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत से जो खैबर दर्रा है, खैबर पास को पार करने के बाद में इसने भारत पर अटैक किया था। और सिकंदर के आक्रमण से पहले उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत जो है, ये वाला हिस्सा भारत का, ठीक है, ये उत्तर है और ये उत्तरी में पश्चिमी, ये वाले जो एरिया थे, यहाँ से था खैबर पास, यहाँ से एंट्री की थी इसने। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मुखिया हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, कबीलों का शासन था। तो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी कि जैसे कोई एक शासन रूल कर रहा हो पूरे भारत में या आधे भारत पर, जो पूरे उसको लीड कर रहा। तो छोटे छोटे अपने आप में ही वो अलग अलग राजा थे, शासक, छोटे छोटे मुखिया हुआ करते थे। तो सिकंदर के सामने जो है इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल, इसका कथन जो है ये सही है। और अगर इसकी बात करें कि ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है।
अब इस जब ये भारत की तरफ बढ़ रहा था तो सिकंदर के सामने जो तक्षशिला था, तक्षशिला में आम्भी और अभिसार नाम के भी दो शासक थे। इन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था और इसके साथ मित्रता आप कह सकते हैं, उसको सपोर्ट करने लगे। किसको? सिकंदर को। बाद में सिकंदर झेलम नदी के तट पर आया, वहां पर उसने पोरस के साथ में इसका युद्ध हुआ। तो सिकंदर जो था आम्बी और अभिसार को हराने के बाद में झेलम नदी के किनारे पर आया, वहां पर पोरस था, पोरस नाम का राजा, पोरस को भी उसने हरा दिया था। तो झेलम नदी के किनारे पर होने के कारण इसका नाम झेलम का युद्ध भी कहा जाता है इसको, या हाइडेपीस का युद्ध भी कहा जाता है, या विस्तता का युद्ध भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जब सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था तो पोरस सिकंदर ने उससे पूछा पोरस से कि बताओ तुम्हारे साथ किस तरह का बिहेव किया जाए। तो पोरस ने कहा था पूरी बहादुरी के साथ में कि जिस तरह से एक राजा के साथ में सलूक किया जाता है वैसा ही मुझे ट्रीट कीजिए। तो सिकंदर ने खुश होकर जो है जितनी भी चीज़ों पर कैप्चर किया था उसको वापस कर देता है पोरस को, और पोरस के साथ भी मित्रता हो जाती है इसकी, सिकंदर की। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। पूछता है कि पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी के किनारे पर हुआ था, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट सवाल, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। जब यहाँ से ये वापस चला जाता है सिकंदर इंडिया से, कुछ दिन बाद इसका सिकंदर का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। याद है आपको? सेलुकस निकेटर हमने डिस्कस किया था। सेलुकस निकेटर आया और सेलुकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज। एक सवाल आता है, सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के दरबार में उपस्थित हुआ? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और कई साल तक वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने जो कुछ भी भारत के बारे में देखा, जैसा भी भारत को उसने महसूस किया, उसका वर्णन अपनी किताब में उसने किया जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका अकाउंट है किस चीज़ का? भारत का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारत का अकाउंट कहने का मतलब है वो भारत के इतिहास को बताती है। ठीक, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, किस वंश के उत्तराधिकारी काल अशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की गई थी? बौद्ध साहित्यों में ऐसा कहा गया है कि राजा नाग दशक जो था, एक्चुअली इसमें जो शिशुनाग वंश हुआ करता था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था महानंदिन। महानंदिन की हत्या करके, इसको फिर से समझते हैं कि किस वंश के उत्तराधिकारी काल अशोक के बारे में पूछ रहा है कि किस वंश का ये शासक था जिसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की गई थी। तो ये शिशुनाग वंश का ही एक उत्तराधिकारी हुआ करता था। तो काल अशोक जो है शिशुनाग का पुत्र था, ये जो मगध पर बाद में शासक बनता है। अब इसमें जो है काल अशोक को राजधानी जब इसकी पाटलिपुत्र थी उसमें घूमते समय जो महापद्म नंद था, महापद्म नंद जो है इसको चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता है, काल अशोक की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद में शिशुनाग वंश का अंत होता है और नंद वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी काल अशोक की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस राजा द्वारा पीलिया से ग्रस्त अवंती के राजा प्रधोत के इलाज हेतु अपना राजवैद्य जीवक, एक्चुअली ये जीवक हैं, जीवक को भेजा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, मगध पर शासन करने वाले अगर प्रथम वंश का आपसे पूछा जाए, मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था, तो आंसर होगा हर्यंक वंश। हर्यंक वंश मगध पर शासन करने वाले पहले वंश हुआ था और इसका पहला शासक तो कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा ही याद रखिएगा इसको, अवंती के राजा प्रधोत का पीलिया का इलाज करने के लिए उनके राजवैद्य हुआ करते थे ये जीवक। किसके? बिंबिसार के। इनको अपने राजवैद्य जीवक को इन्होंने अवंती के राजा प्रधोत के इलाज के लिए भेजा था बिंबिसार ने। इनको याद रखिएगा। आपसे यही पूछता है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस यहाँ पर ये पूछ सकता है कि किस महाजनपद या किस राज्य के राजा के पास भेजा था। ठीक है, तो ये अवंती भी याद रखिएगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, बिंबिसार बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, महान धार्मिक घटना जिसका नाम है महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का उत्सव है। अगर धर्म की बात पूछेगा तो जैन धर्म से ये संबंधित है और इसमें जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। श्रवण बेलगोला नाम की जगह पर यहाँ पर 12 साल के अंतराल पर जैन धर्म में महामस्तक नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। तो ये किसकी याद में है?
एक्चुअली जो बाहुबली थे ना, बाहुबली, ये जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका पुत्र इनको माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अगर आपसे पूछे जैन धर्म में कुल कितनी संगतियाँ हुई थी, कितने सम्मेलन हुए थे या कितने मीटिंग्स हुई थी, तो आंसर होगा जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी जिन्हें जैन संगीति कहते हैं। अगर बौद्ध धर्म में पूछे तो बौद्ध धर्म में चार संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, तो ये जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने की थी। अगर दूसरी जैन संगीति की बात करें तो वो वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवार्थी श्रमा श्रवण के द्वारा हुई थी। नाम याद रखिएगा, आपको करवाए जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में आयोजित होने वाली विक्ट्री डे परेड में भारत की तीनों सेनाएं पहली बार हिस्सा लेंगी? एक्चुअली 9 मई को ये परेड होने वाली थी, लेकिन इसको पोस्टपोन किया गया है। तो ये रशिया, इसको याद रखेंगे, रशिया यानी रूस में होने वाली, रूस के शहर मॉस्को में होने वाली थी विक्ट्री डे परेड। एक्चुअली ये द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये परेड कराई जानी थी। इसमें भारत की तीनों सेनाएं, जिसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाएं पहली बार हिस्सा ले रही थी। इससे पहले 2015 में भारत ने हिस्सा लिया था, लेकिन तीनों सेनाएं एक साथ अगर पहली बार हिस्सा ले रही थी, ये पहली ही बार हो रहा है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और तीनों सेनाओं से 25-25 सैनिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी टोटल 75 सैनिक इसमें। तो अभी तो पोस्टपोन्ड है ये। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये भारत की ये कौन सी रिपोर्ट निकालता है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को। ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 43rd प्लेस है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 90% एटॉमिक हथियार या परमाणु हथियार, एटॉमिक वेपन, किन 2 देशों के पास में है? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेटेस्ट है बिल्कुल आपके लिए। तो सिपरी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, SIPRI, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्वीडन, देखिए इसकी, सॉरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिए सिपरी। इसको फिर से रिपीट करते हैं एक बार, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने सभी देशों के परमाणु हथियारों के संबंध में 2020 में एक रिपोर्ट जारी की है, 15 जून 2020 को, यानी इसी महीने में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास परमाणु हथियार बहुत कम है। चीन के पास जो शस्त्रागार है उसमें 320 हथियार हैं, और पाकिस्तान के पास 160 हैं, और भारत के पास 150 हैं। इसमें अगर आप आंसर करना चाहेंगे तो अमेरिका और रूस, ठीक है, अमेरिका और रूस के पास में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका के पास में जो परमाणु हथियार हैं उसमें 5800 हैं, 5800 हैं अमेरिका के पास में। इनको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो अमेरिका और रूस का है। अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार हैं, 5800, और अगर रशिया सेकंड नंबर पर है, इस पर 1570। ठीक है, इतनी परमाणु हथियार है। कुल मिलाकर इन दोनों देशों पर 6775 परमाणु हथियार हैं, इनको याद रखिएगा। तो दुनिया के 90% परमाणु हथियार केवल अकेले अमेरिका और रशिया के पास में, लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सवाल, उड़ीसा के कौन सी नदी में हाल ही में 500 साल पुराना जलमग्न मंदिर मिला है? नदी जो पानी में डूबा हुआ एक मंदिर मिला है, उड़ीसा की कौन सी नदी में है, इसको याद बताना है आपको। तो उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है महानदी, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। और इसमें 500 साल पुराना जल में डूबा हुआ एक मंदिर मिला है जिसकी ऊंचाई 60 फीट है। ये मंदिर जो है कटक के पद्मावती क्षेत्र में बिंदेश्वर के पास में स्थित है ये। और मंदिर की निर्माण शैली, उसका निर्माण में जो सामान है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी का ये माना जा रहा है। तो महानदी आप जानते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम किस नदी पर है? हीराकुंड डैम ये महानदी पर बना हुआ है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख ये बनी है, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। देखिए, सॉरी, इसका आंसर होगा कैथी लाइडर्स, ऑप्शन ए होगा। तो ये जो है नासा के मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय में जो कैथी लाइडर्स को नया एसोसिएट प्रशासक बनाया गया, इसके साथ ही ये मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना रोगियों के लिए घर घर निगरानी नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने बनाया है? तो इसका टाइटल याद रखना है इस ऐप का, पंजाब सरकार ने, ऑप्शन सी है। पंजाब सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इसका उद्देश्य घर घर में निगरानी रखना है, तो इस ऐप का नाम ही घर घर निगरानी रखा गया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला अच्छा क्वेश्चन देखिए, मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो पूर्व अंतरिक्ष यात्री थी ये कैथी सुलीवान। कैथी सुलीवान समुद्र की सबसे गहरी सतह पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, और ये निचली सतह जो है मरियाना ट्रेंच जो है उसके पास में है ये। तो समुद्र की सतह से करीब 7 मील नीचे है ये। तो यहाँ पहुंचने वाली कैथी दुनिया की 8वीं इंसान है, लेकिन पहली महिला है ये, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अगला अच्छा क्वेश्चन देखिए, गांवों में औषधीय पौधों वाली कोविड वाटिकाएं विकसित करने की योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है? तो कोरोना वायरस जैसी बीमारियों पर काबू पाने के लिए हरियाणा के जो गांव हैं उनमें कोविड वाटिकाएं स्थापित की जाने की प्लानिंग की जा रही है। तो इन वाटिकाओं में जो औषधीय पौधे होते हैं वो लगाए जाएंगे यहाँ। तो इन वाटिकाओं में, इन गार्डन्स में करीब 1,25,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य भी इसके साथ तय किया है। तो इन वाटिकाओं में 24 तरह के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इनकी छाल, फल, बीज आदि से जो काढ़ा तैयार होगा वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित होगा। इसमें जो है कौन से, एलोवेरा है, जैसे बेरी के पेड़ है, नींबू है, मुलहटी है, मोरिंगा है, नीम, अर्जुन, आंवला, बहेड़ा, हरसिंगार, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। तो इस मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।